पीई क्लासेस के सभी बच्चों और तथा अन्य जगह से भी जो कुछ भी हमारे चैनल को देख रहे हैं सभी का पीई क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक कवर करना मैं चाह रहा था वो मैंने शुरू किया था बायोमॉलिक्यूल। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पहले और दूसरे लेक्चर में हमने क्योंकि हमारी आदत है कि पहले जो बच्चे नहीं देख पाए थोड़ा सा उनकी भी बेसिक को क्लियर करते हुए तब मैं कंटेंट को आगे डिलीवर करना चाहता हूं। तो सबसे पहले हमने पहला मॉलिक्यूल जो बायोमॉलिक्यूल था शुरू किया था कार्बोहाइड्रेट्स क्या है और कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीसन क्या है, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरह इनका हम वर्गीकरण करते हैं, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। जैव अणु पहले लेक्चर में बताया था। जैव अणु बायोमॉलिक्यूल ऐसे अणु होते हैं जो जीवन की संरचना, हमारे बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो संरचना है और हमारी एनर्जी के लिए, हमारे क्रियाकलापों के लिए रिस्पॉन्सिबल जो अणु होते हैं उन्हें हम जैव अणु कहते हैं। और हमने आपको ये भी बताया था कि जैव अणु ऐसा टॉपिक है जिससे 4 या 5 नंबर के हमेशा क्वेश्चंस यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। इनकी उपयोगिता पूछी जाती है और इनकी रिएक्शन के बारे में पूछा जाता है, इसलिए ये एक अवश्य इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके अंतर्गत हमने बताया था कार्बोहाइड्रेट की पहली डिफिनीशन क्या दी गई थी। पहले कहा गया था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए यौगिक जिन्हें सामान्य सूत्र CXH2OY से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। बट यहाँ पे हर मॉलिक्यूल जो इस फार्मूला को फॉलो करता है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और ऐसा हमने आपको बताया था कुछ मॉलिक्यूल तो फॉलो करते थे, जैसे C6H12O6 हमने बताया था। इसको ऐसे लिख सकते हैं X = 6 एंड Y = 6। देन इस फॉर्म लिख सकते हैं C6H2O का 6। आप देख रहे हैं H12 हो जाएगा, O6 हो जाएगा। तो X और X = 6, Y = 6 इस फार्मूला को फॉलो कर रहा है। देयरफॉर ग्लूकोज इज कार्बोहाइड्रेट। बट एक फार्मूला हमने ऐसा बताया था C2H4O2। अब आप देख रहे हो कि ये भी यहाँ पे X = 2 रख ले और Y = 2 रख ले तो ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं C2OH2O का ट्वाइस, ये देखो H4O2 हो जाएगा ये फार्मूला। बट दिस इज नॉट कार्बोहाइड्रेट, दिस इज एन एसिड। ये देखिए ये फार्मूला, ये स्ट्रक्चर है इस कंपाउंड का। तो सारे के सारे यौगिक जो इस फार्मूला को फॉलो करते थे वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। बहुत सारे ऐसे यौगिक हैं जो इस फार्मूला को फॉलो करते थे बट उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहना उचित नहीं था। तो इसलिए हमने कार्बोहाइड्रेट की लेटेस्ट डिफिनेशन बताई थी। ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब जिसमें एक से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप होने चाहिए, एल्डिहाइड होना चाहिए या उसे कीटोन होना चाहिए, तो वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। जैसे ग्लूकोज एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, इसमें 5 OH ग्रुप हैं और तथा फ्रक्टोज एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। अब आप बच्चों देख रहे हैं इसमें कितने OH दिखाई दे रहे हैं, 5 OH हैं, एक एल्डिहाइड है। तो आप कह सकते हैं ग्लूकोज इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और सेकंड कार्बन कीटोन हो जाता था। पिछले लेक्चर में जिन्होंने मेरा वीडियो देखा हो, अगर नहीं देखे हैं तो पीई क्लासेस के चैनल पे जाइए, पीई क्लासेस प्रयागराज के नाम से जो चैनल है उस पर जाएंगे तो आपको वहाँ पे मेरे क्लास के लेक्चर, आपको वीडियो लेक्चर वहाँ पे सेव है, दिखाई देंगे। आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी हो तो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी अगर आप लोग चाहेंगे तो शेयर हो जाएगा, आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जिनमें कम से कम एक कायरल कार्बन, हमने कायरल कार्बन बताया था कि ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ अलग अलग परमाणु समूह उपस्थित हों, दैट कार्बन इज कॉल्ड एज कायरल कार्बन एंड दिस इज द फर्स्ट कंडीशन टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। प्रकाशीय समयोता दिखाने की पहली शर्त होती है प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन। तो देयरफॉर यू कैन से दैट ग्लूकोज इज आल्सो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड।
इसमें कायरल कार्बन है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या अंतर क्या था कि ग्लूकोज एक एल्डिहाइड है जबकि फ्रक्टोज एक कीटोन है। हमने पिछले लेक्चर में ये भी बताया था बच्चों कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में क्रियात्मक समावयवी हैं, फंक्शनल आइसोमर है। फंक्शनल आइसोमर क्या होते हैं? द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन देयर स्ट्रक्चर, कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे कि C6H12O6 यही ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है और यही फ्रक्टोज का है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? आपने देखा स्ट्रक्चर बना के कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह है, फ्रक्टोज में कीटोन समूह है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जब फंक्शन में अंतर आ जाए तो ऐसे समावयवी क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं। पिछले लेक्चर में ये भी आपने देखा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दे आर फंक्शनल आइसोमर। तो इसके बाद हमने बताया था कि व्हाट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेटों को कितने भाग में वर्गीकृत किया गया है, और हमने हाइड्रोलिसिस के आधार पर 3 प्रकार के 3 या इससे अधिक भी प्रकार के बताए थे कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मोनो का मतलब ऐसी शर्कराएं जिनका जल अपघटन हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होता, उन्हें मोनोसैकेराइड कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल हमने बताए थे, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर मोनोसैकेराइड, क्योंकि जब इन्हें जल से रिएक्शन कराया जाता है तो दे आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ये ब्रेक नहीं होते हैं, एज सच पड़े रहते हैं। इन्हें जल के द्वारा इसे इनकी ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं है, डिजॉल्व हो जाते हैं, बट इनके अलग अलग ये मतलब ब्रेक हो करके 2 अलग शर्कराओं में नहीं पड़ते हैं। और वही जो डाइसैकेराइड होते हैं, C12H22O11 सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। और हमने बताया था जब इसका जल अपघटन करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल C6H12O6 C6H12 ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है, इसीलिए सुक्रोज इज डाइसैकेराइड। सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड है। इसी प्रकार ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, कॉमनली नोन एज ओलिगोसैकेराइड। कॉमनली 4 से 10 कार्बन तक अगर ये शर्करा के मॉलिक्यूल मिलते हैं आफ्टर हाइड्रोलिसिस तो ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। 10 से ज़्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स शर्करा के अणु आफ्टर हाइड्रोलिसिस प्राप्त होते हैं उन्हें पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। जैसे स्टार्च इज पॉलीसैकेराइड C6H10O5 का N। जब इसका N मॉलिक्यूल वाटर से क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करते हैं तो N मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्राप्त होता है। और ये स्वाद में उतने मीठे नहीं होते जितने कि ये शर्कराएँ होती हैं ग्लूकोज फ्रक्टोज के कंपेयर में, ये स्वाद में मीठे नहीं होते। और इन्हें नॉन शुगर्स भी कह सकते हैं आप, पॉलीसैकेराइड कह सकते हैं। तो बहुत सारे अणु मिलते हैं ग्लूकोज के, इसके जो है जल अपघटन से हाइड्रोलिसिस के पश्चात, ये मैंने बताया था। उसके बाद बताया था बच्चों की रिड्यूसिंग जो फेहलिंग विलयन और टॉलेंस रेजेंट से क्रिया के आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा किया था कि 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। रिड्यूसिंग शुगर में हमने आपको बताया था, रिड्यूसिंग शुगर वे शुगर होती हैं जो टॉलेंस रेजेंट और फेहलिंग विलयन का अपचयन कर देती हैं। क्या कर देती हैं? फेहलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन करके इनको रिड्यूस कर देती हैं, टॉलेंस रेजेंट को रजत दर्पण में चेंज कर देती हैं, फेहलिंग विलयन को रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट कर देती हैं, और ये एल्डिहाइडों का परीक्षण भी है। ऐसा मैंने बताया था। रिड्यूसिंग शुगर वे शुगर होती हैं जो इन दोनों रीजन के फॉर्मेशन की चर्चा हम करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन में। अभी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दूं कि अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को टॉलेंस रेजेंट कहा जाता है। ये रिएक्शन में Ag2O के फॉर्म में रिएक्ट करता है और रिड्यूस होकर के सिल्वर मिरर बनाता है। यहाँ पे फेहलिंग सॉल्यूशन ये क्यूप्रिक ऑक्साइड के रूप में रिएक्ट करता है सब्सट्रेट से, ग्लूकोज हो या एल्डिहाइड समूह से, और इसका कन्वर्जन क्यूप्रस ऑक्साइड के रेड कलर में हो जाता है। तो इस प्रकार ये फेहलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रेजेंट से जो शुगर्स क्रिया कर जाती हैं उन्हें रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, और जो शुगर ऐसा नहीं कर पाती उन्हें हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर अशर्कराएँ कहते हैं।
अनअपचायक शर्कराएं, और इन्हें क्या कहते हैं? अपचायक शर्करा कहते हैं। अनअपचायक शर्करा में जैसे आपका C12H22O11 आपका सुक्रोज है, माल्टोज है, स्टार्च है। ऐसी शर्कराएं टॉलरेंस रेजेंट और फैलिंग सोल्यूशन से क्रिया नहीं करती और इसीलिए इन्हें अशर्करा के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद हमने बताया था बच्चों की ग्लूकोज का लेबोरेटरी में, सेकंड लेक्चर में हमने बताया था ग्लूकोज का लेबोरेटरी में कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे केन शुगर के विलयन को एथेनोएचसीएल की प्रेजेंस में रिएक्ट करा करके बाद में एथेनॉल के प्रेजेंस में ग्लूकोज को क्रिस्टलाइज कर लेते हैं क्योंकि जो ग्लूकोज होता है एथेनॉल में फ्रक्टोज के कंपेयर में बहुत कम सॉल्युबल होता है, लगभग इनसॉल्युबल होता है, तो प्रेसिपिटेट हो जाता है, जिससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अलग कर लेते हैं लेबोरेटरी मेथड में। और ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी हमने सेकंड लेक्चर में शुरू कर दिया था और कहा था कि ग्लूकोज में कम से कम 5 OH होते हैं, ऐसा बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। और पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में 5 OH समूह हैं। तो हमने 3 रिएक्शन आपको बताई थी। रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड जिसमें पेंटा एसिटिल ग्लूकोज बना था, रिएक्शन विद एस्टिक एनहाइड्राइड, एस्टिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन में भी पेंटा एसिटिल ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ था, बाई प्रोडक्ट एस्टिक एसिड था। और एक रिएक्शन बताई थी PCl5 से क्रिया जिसमें ग्लूकोज का OH बॉन्ड कार्बन और OH बॉन्ड ब्रेक हो गया था और पेंटाक्लोरोग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ था। ये 3 रिएक्शन ये प्रूव करती हैं कि ग्लूकोज में कितने OH ग्रुप हैं? 5 OH ग्रुप हैं। ये लेक्चर आप मेरे पिछले दोनों लेक्चरों में आप पढ़ चुके हैं और वहाँ से जाके नोट्स भी आप बना सकते हैं बच्चों। और आइए लेट अस स्टार्ट न्यू लेक्चर, लेक्चर नंबर 3, प्रोसीड द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज कौन कौन से रिएक्शन देता है, ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो आइए हम तीसरे लेक्चर में अब डिस्कशन करने जा रहे हैं और किस तरह से बोर्ड में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रूफ दैट एक क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए ग्लूकोज एक एल्डिहाइड है, ग्लूकोज एक एल्डिहाइड है वह इसमें एक किनारे पर CHO समूह उपस्थित है, CHO समूह उपस्थित है। क्या प्रूफ करना है? जैसे अभी हमने प्रूव किया था पिछले लेक्चरों में, ग्लूकोज एक पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक समूह वाला कंपाउंड है। अब यहाँ प्रूव करने जा रहे हैं कि ग्लूकोज में कौन सा समूह उपस्थित है, एल्डिहाइड समूह है और वो एक किनारे पर स्थित है। तो इसको प्रूव करने के लिए जो अभिक्रियाएँ दी जाती हैं वो अभिक्रिया ये है, पहला हाइड्रोजन साइनाइड का योग। किससे क्रिया करा के प्रूव कर सकते हैं कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह है? हाइड्रोजन साइनाइड से। आप देख रहे हो कि ग्लूकोज में जो इसके सबसे फ्रंट पार्ट पर है कौन सा भाग है, CHO उपस्थित है। इसको हम कंडेंस फॉर्म में इस तरह लिख रहे हैं ग्लूकोज को। पिछले लेक्चरों में हमने बताया था कि ये जो ओपन स्ट्रक्चर होता है इसको हम कंडेंस फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं इसको। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे व्हेन वी रिएक्ट विथ हाइड्रोजन साइनाइड, देखिए आप बेटा ये कैसे ब्रेक होता है हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, साइनाइड BS नेगेटिव चार्ज। ये एक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल और ये भाग क्या है इसका, न्यूक्लियोफाइल। यू नो दैट एल्डिहाइड ग्रुप गिव प्रीफर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो क्या करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बच्चों, यहाँ से ये मूव करता है। जब मूव करेगा तो आप समझिए दिस बियर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बन बियर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब आप समझ सकते हो कि ये सिंगल बॉन्डेड हो जाएगा, ऑक्सीजन माइनस चार्ज में आ जाएगा। तो साइनाइड का अटैक कहाँ हो जाएगा, कार्बन पे हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में इसका अटैक कहाँ हो जाएगा,
O पे हो जाएगा। आप देख रहे हैं O इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट को कैप्चर कर लेगा, और कार्बन यहाँ पॉजिटिव हो रहा है तो ये साइनाइड को अटैक कर लेगा, और जो कंपाउंड बनेगा उसे हम इस तरह डिनोट करते हैं CHOHCN, CHOH का फोर्थ CH2OH। देखो बेटा यहाँ पे जब एल्डिहाइड समूह पे हाइड्रोजन साइनाइड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है तो जो कंपाउंड बनते हैं साइनोहाइड्रिन बनते हैं। क्या बनते हैं, क्या कहा जाता है इनको, कॉमन नेम क्या कहा जाता है, साइनोहाइड्रिन। तो इसका नाम हो जाएगा, इस रिएक्शन में जो कंपाउंड फॉर्म होता है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। IPSC नाम आप जानते हो इसका, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि साइनाइड इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस कंपाउंड, और यहाँ से नंबरिंग करते हुए यहाँ तक जाएंगे, ये हाइड्रोक्सी हो जाएगा, ये नाइट्राइल के रूप में कहा जाएगा। लेकिन कॉमन नेम इस कंपाउंड का क्या है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन डायरेक्ट कार्बोनिल कार्बन पे हो रहा है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो सामान्य एल्डिहाइडों की अपक्रियाएं हैं उसी तरह ग्लूकोज जब इससे रिएक्ट करता है इस कंपाउंड का बनना ये प्रूव करता है, और ये यहीं पर बनता है, इसलिए ये प्रूव होता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह है और यह एक किनारे पर स्थित है। आप देख रहे हैं किसके रिएक्शन के द्वारा ये प्रूव किया हमने, हाइड्रोजन साइनाइड और ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन का बनना इस बात का प्रूव है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट है और वह एक किनारे पर स्थित है। लाइए दूसरे रिएक्शन से एक मैं प्रूव करता हूँ कि ग्लूकोज एक एल्डिहाइड है। हाउ कैन यू प्रूव ग्लूकोज इज एन एल्डिहाइड। तो ग्लूकोज की सेकंड रिएक्शन जो है, सेकंड रिएक्शन है हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया। हाइड्रोक्सिल एमीन, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया होती है। बच्चों हाइड्रोक्सिल एमीन का सूत्र क्या है, इसमें इट मीन्स नाम में ही स्पष्ट है। पहले तो आप फार्मूला बनाना सीखिए तभी आप रिएक्ट कराओगे, है ना, कि कैसे क्या यहाँ से जाना चाहिए, कैसी अपक्रिया होनी चाहिए। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। हाइड्रोक्सिल एमीन जो समूह होता है उसका फार्मूला NH2OH होता है। आप देख रहे हैं ये हाइड्रोक्सिल समूह है, ये एमीन समूह है। ऐसे कंपाउंड इसका ये किसका फार्मूला हो गया, हाइड्रोक्सिल एमीन। अब इससे जब ग्लूकोज की क्रिया कराते हैं C⋅OH, यहाँ देख रहे हैं CHOH का फोर्थ एंड CH2OH ये है। और हाइड्रोक्सिल एमीन को इस तरह हम लिख के दिखाते हैं H2NOH, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब इसके रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से विदाउट डबल बॉन्ड इफेक्ट किए हुए यहाँ कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाती है। कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ से क्या रिमूव हो रहा है, वाटर रिमूव हो रहा है। वाटर रिमूव होकर के यहाँ से देखिए रिमूवल ऑफ वाटर टेक्स प्लेस और एक नया बॉन्ड बन जाता है बिटवीन कार्बन एंड NOH। और इस समूह को जो एक नया बॉन्ड बन गया है, अगर हम इसको दिखाना चाहें तो यहाँ देखिए विदाउट डबल बॉन्ड इफेक्ट किए हुए ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइन समूह में। ये कौन सा समूह आ गया बच्चों, ऑक्साइन समूह। CHOH का फोर्थ CH2OH। तो देखो जो ये फंक्शन आ जाता है, ये कौन सा फंक्शन है बच्चों, ऑक्साइन फंक्शन है, ऑक्साइन। तो ये कंपाउंड क्या बना, ग्लूकोज ऑक्साइन बन गया। तो जब हाइड्रोक्सिल एमीन्स की ग्लूकोज की क्रिया कराते हैं तो इसमें ग्लूकोज ऑक्साइन बनता है। ये रिएक्शन भी ये प्रूव करती है कि ग्लूकोज कैसा
ग्लूकोज में क्या कंडीशन है, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप वाला कंपाउंड है और उसमें एल्डिहाइड समूह एक किनारे पर स्थित है। तो आप देख रहे हैं कि दो रिएक्शन के द्वारा, एक तो कौन सी रिएक्शन, हाइड्रोजन साइनाइड का योग, दूसरा रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया जिसमें ये प्रूव होता है ऑक्साइन ग्रुप का इंट्रोड्यूस होना विदाउट इफेक्टेड द डबल बॉन्ड को प्रभावित किए बिना जो ये इफेक्ट कर रहा है डबल बॉन्ड इसमें इफेक्ट नहीं करता है और डायरेक्ट ऑक्साइन समूह इंट्रोड्यूस हो जाता है, इसको हम ग्लूकोज ऑक्साइन कहते हैं। और ये दो रिएक्शन ये प्रूव करती हैं कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। आइए बच्चों देखते हैं कि ग्लूकोज का अपचायक नेचर क्या है, रिड्यूसिंग नेचर, रिडक्शन कैसे करते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज का अपचयन, रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, अन्य रिएक्शन देखिए, जब ग्लूकोज की सोडियम अमलगम से क्रिया होती है, सोडियम अमलगम से क्रिया, ग्लूकोज की हर रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा बच्चों, कोई भी रिएक्शन पूछी जा सकती है। सोडियम अमलगम से क्रिया करता है तो ग्लूकोज का परिवर्तन किसमें होता है, आइए देखते हैं। सोडियम अमलगम ये ग्लूकोज से जब इसकी रिएक्शन होती है CH2OH, सोडियम एमलगम लेते हैं और ये नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके होंगे कि ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया में क्या होता है, जब ऑक्सीजन बेस से आधार से जुड़ता है, कनेक्ट होता है तो ऑक्सीकरण, और जब आधार में हाइड्रोजन कनेक्ट होता है तो क्या होता है, वो कौन सी क्रिया होती है, अपचयन होता है। यहाँ जब ग्लूकोज का अपचयन सोडियम एमलगम की प्रेजेंस में कराया जाता है तो एल्डिहाइड समूह रिड्यूस होकर के एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। आप देख रहे हैं एक हाइड्रोजन यहाँ पे आप देखिए C डबल बॉन्ड O और H है, इस तरह मूव करता है तो यहाँ माइनस पे यहाँ एक हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ कनेक्ट हो जाता है इसकी वैलेंसी फिलअप करने के लिए। तो ये फाइनल एल्डिहाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2OH का फोर्थ और CH2OH। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सॉर्बिटॉल। ग्लूकोज का परिवर्तन किस में हो जाता है, जब इससे रिडक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड समूह रिड्यूस होकर के एल्कोहल में चेंज हो जाता है। देख रहे हैं आप CH2OH हो गया और कितने हाइड्रोक्सिल समूह अब हो गए, 6 हाइड्रोक्सिल समूह ग्लूकोज में प्रेजेंट हो गए और इसका कॉमन नेम सॉर्बिटॉल है। और IPAC में आप जानते ही हैं कि इसमें वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का, तो हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्साऑल, इस तरह इसका IPAC नेम लिखा जाएगा। ग्लूकोज का परिवर्तन, ग्लूकोज कन्वर्ट टू सॉर्बिटॉल। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैसे प्राप्त करोगे ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल, तो आपको जस्ट क्या करा देना पड़ेगा बच्चों, इसका रिडक्शन करा देना होगा तो ये सॉर्बिटॉल में चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ग्लूकोज का की स्टडी करते हैं कि रिएक्शन को सब आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनकी रिएक्शन भी बहुत पूछी जाती है बोर्ड में। और अब मैं ग्लूकोज के अपचायक गुणों की चर्चा करूंगा। अपचायक गुण, रिड्यूसिंग नेचर, ग्लूकोज के अपचायक गुण, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के जब अपचायक गुणों के बारे में चर्चा करते हैं तो पहला है इसका रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर, रिएक्शन विथ
ब्रोमीन वाटर। ये सारी रिएक्शन बोर्ड में बहुत पूछी जाती हैं। ब्रोमीन वाटर, आप देख रहे हैं जब ये ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करेगा और अपचायक गुण है, कल ही हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अपचायक वे पदार्थ होते हैं जिसका किसी रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीकरण हो जाता है। इट मीन्स इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। उसमें जो एल्डिहाइड फंक्शन है वो ऑक्सीडाइज होकर के एसिड में चेंज हो जाएगा और इसका ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो यह ग्लूकोज का कौन सा गुण कहलाएगा, अपचायक गुण। और मैं ब्रोमीन वाटर के बारे में बता दूं कि जितने हैलोजेंस होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। और यहाँ पे आप देखिए CHOH का 4th ये ग्लूकोज के अणु को हमने फिर बना दिया और यहाँ पे ले लिया रिएक्ट विथ ब्रोमीन ऑब्लिक वाटर और यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, कैसे ब्रोमीन ऑक्सीजन रिलीज करता है कि ब्रोमीन रिप्लेस द हाइड्रोजन ऑफ वाटर टू फॉर्म HBr एंड गिव नेसेंट ऑक्सीजन। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो नवजात ऑक्सीजन निकलती है यही ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। अब आप बताएं, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा तो CHO फंक्शन ये ऑक्सीजन ले लेगा तो किस में चेंज हो जाएगा, COOH फंक्शन में चेंज हो जाएगा। एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज ग्लूकोज कन्वर्ट टू ग्लूकोनिक एसिड। किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, ग्लूकोज का परिवर्तन ग्लूकोनिक एसिड में हो गया। आप कह सकते हैं कि जब ब्रोमीन जल से क्रिया होती है तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो करके, और बताइए ग्लूकोज का तो ऑक्सीकरण हो गया बट ब्रोमीन का जल का क्या हो गया। देखिए यहाँ पर ब्रोमीन का चार्ज 0 है, यहाँ पे ब्रोमीन पे -1 है, ब्रोमीन का चार्ज घट रहा है, ब्रोमीन का अपचयन हुआ है और जिसका अपचयन हुआ है वो पदार्थ ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करता है। अर्थात इस क्रिया में ब्रोमीन ऑक्सीकारक है और ग्लूकोज का नेचर क्या हुआ, अपचायक, क्योंकि इसका इस क्रिया में ऑक्सीकरण हो गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। ब्रोमीन जल से क्रिया करने पर क्या बन गया, ग्लूकोज कन्वर्ट टू ग्लूकोनिक एसिड। कैसे प्राप्त करोगे ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड, तो आप ये रिएक्शन को दे देंगे या प्रूव दैट ग्लूकोज सो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ग्लूकोज अपचायक गुण कैसे प्रदर्शित करता है, ये अगर ये पूछा जाए तो ये भी रिएक्शन दे सकते हैं आप। आइए नेक्स्ट रिएक्शन ग्लूकोज की डिस्कस करते हैं। रिएक्शन विथ टॉलेंस रीजेंट। ग्लूकोज की टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया। ग्लूकोज की टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया। ग्लूकोज की टॉलेंस रीजेंट से क्रिया। टॉलेन अभिकर्मक के बारे में बता दो बच्चों कि इसमें जो रिएक्शन में एक्ट करता है वो तो Ag2O के फॉर्म होता है, बट टॉलेंस रीजेंट इज अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर कर दें तो पहले ये AgOH के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, NH4NO3 के फॉर्म में कन्वर्ट होता है ये, और आफ्टर हीटिंग AgOH that will be convert to Ag2O प्लस रिमूवल वाटर टेस्ट प्लेस। तो जो ये अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट होता है इसी के बच्चों कौन से अभिकर्मक के नाम से हम जानते हैं, टॉलेन अभिकर्मक। टॉलेन अभिकर्मक, तो टॉलेन अभिकर्मक में जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है वो Ag2O होता है। जब ग्लूकोज की टॉलेंस रिजल्ट से क्रिया होती है CHO, यहाँ देखिए CHOH का 4, बार बार ग्लूकोज का वो फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, और इसकी रिएक्शन Ag2O से करा देने पर अब आप समझ जाइए कि टॉलेंस रिजेंट यहाँ पे किस तरह व्यवहार करेगा। टॉलेन अभिकर्मक
किस तरह व्यवहार करेगा यहाँ पे, ये अपना ऑक्सीजन यहाँ प्रोवाइड करके ग्लूकोज को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद सिल्वर के रूप में रिड्यूस हो जाएगा। इसे रजत दर्पण कहते हैं या कभी कभी ब्लैक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ये प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ फिर से एक बार कौन सा एसिड बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोनिक एसिड फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे जो सिल्वर मिरर, इसे हम कहते हैं रजत दर्पण, किस में कन्वर्ट हो जाता है, रजत दर्पण में कन्वर्ट हो गया है। और इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं। आप देख रहे हैं बच्चों, पुनः टॉलेंस रिएजेंट द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो गया और टालन अपकर्मक का रिडक्शन हो गया। तो जब ग्लूकोज टालन अपकर्मक से क्रिया करता है तो टालन अपकर्मक का तो रिडक्शन होता है और स्वयं इसका, मैं आपको बता दूं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है कि जब टॉलेंस रिएजेंट या फैलिंग सॉल्यूशन से ग्लूकोज की क्रिया होती है उस समय ग्लूकोज का बिहेवियर कैसा होता है, ऑक्सीकारक की तरह काम करता है, अपचायक की तरह काम करता है, ऑक्सीकारक अपचायक बोथ की तरह काम करता है या नन ऑफ दीज काम करता है। तो आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर ग्लूकोज किस तरह काम करता है, अपचायक की तरह काम करता है, क्योंकि सब क्रिया में इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। जब कोई सब्सट्रेट ऑक्सीजन को कनेक्ट कर लेता है और उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो जाती है और ये क्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ और टॉलेंस रिएजेंट का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। और जब ग्लूकोज की फैलिंग विलयन से क्रिया होती है, सेकंड रिएक्शन, ग्लूकोज की फैलिंग विलयन से क्रिया, सेकंड जो इसकी रिएक्शन है, फैलिंग विलयन से क्रिया। ग्लूकोज की फैलिंग विलयन से क्रिया। फैलिंग विलयन क्या होता है कि दो विलयनों का मिश्रण होता है, फैलिंग विलयन ए, फैलिंग विलयन बी। वहाँ पे ये कॉपर का जो है कॉम्प्लेक्स बनता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का क्षारीय विलयन तथा कॉपर सल्फेट का विलयन, दोनों विलयनों को मिला करके फैलिंग विलयन का फॉर्मेशन किया जाता है। और फैलिंग विलयन में जो, जैसे कि टॉलेंस रिएजेंट में Ag2O रिएक्ट करता है, फैलिंग विलयन का जो रिएक्टिंग स्पीसीज है क्यूप्रिक ऑक्साइड के फॉर्म में टॉलेंस रिएजेंट रिएक्ट करता है। और जब इसकी ग्लूकोज से क्रिया कराते हैं, इसका फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स का बनना मैं आपको एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर में डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी जान लीजिए कि जो फैलिंग जो विलयन है वो इस फॉर्म में CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड के फॉर्म में रिएक्ट करता है, ट्वाइस CuO। और जब इसकी रिएक्शन होती है, दिस इज नोन एज फैलिंग विलयन, उसमें क्यूप्रिक ऑक्साइड प्रेजेंस होता है। और ये ग्लूकोज को फिर से पुनः इस रिएक्शन में ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देता है ग्लूकोनिक एसिड में। आप देख रहे हैं कि इन तीनों रिएक्शन में, चाहे वो ब्रोमीन जल से क्रिया हो, चाहे वो टॉलेंस रिएजेंट से क्रिया हो, चाहे वो फैलिंग विलयन से क्रिया हो, एक ही कंपाउंड बन रहा है, उसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड प्लस ब्लड रेड कलर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। कैसा कलर डेवलप होता है, ब्लड रेड कलर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। अगर लाल रंग का अवक्षेप आ जाए, और ये मैं आपको बता दूं एल्डिहाइडों का एक परीक्षण भी है कि जब एल्डिहाइडों की फैलिंग विलयन से क्रिया कराते हैं तो क्यूप्रस ऑक्साइड का ब्लड रेड कलर प्रेसिपिटेट होता है और लाल रंग का अवक्षेप मिलना ये एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति को प्रमाणित करता है। तो ब्रोमीन जल से क्रिया होने पर, टॉलेंस रिएजेंट से क्रिया होने पर, फैलिंग विलयन से क्रिया होने पर आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ CHO फंक्शन ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये सेकेंडरी एल्कोहलिक फंक्शन है, प्राइमरी एल्कोहलिक फंक्शन है, ये इफेक्ट नहीं करता है। ओनली एल्डिहाइड समूह का ये ऐसे रिएजेंट है कि ओनली एल्डिहाइड समूह को ही ऑक्सीकृत कर देते हैं।
ऑक्सीकृत करके इसको ग्लूकोनिक एसिड में बदल देते हैं और इनका एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो जाता है और इस रिजेंट का जिसके द्वारा ये प्रक्रिया संपन्न होती है उसका रिडक्शन हो जाता है, चाहे वो सिल्वर मिरर के रूप में हो या क्यूप्रस ऑक्साइड के ब्लड रेल कलर के रूप में हो या फैलिंग ब्लेज के साथ क्रिया कराने पर ये होता है, ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्जन होता है। तो ये 3 रिएक्शन ये प्रूव करती हैं कि ग्लूकोज का गुण कैसा है, अपचायक गुण है। ग्लूकोज एक जो है अपचायक शर्करा है, रिड्यूसिंग शुगर है। और हमने आपको ना रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के बेस पर अंतर पहले ही बता दिया है कि वे शर्कराएँ जो फैलिंग विलयन से तथा टॉलेंस रिएजेंट से क्रिया करके ग्लूकोज को ऑक्सीकृत तथा उन विलयनों को रिड्यूस कर देती हैं, उन्हें हम अपचायक शर्कराएँ कहते हैं। इसके बाद बच्चों ग्लूकोज के अपचायक गुणों के बाद ग्लूकोज की सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर क्या होता है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। आप पी ब्लॉक के एलिमेंट में पढ़ेंगे, जब नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे उसमें आप पढ़ेंगे जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है हमारा, ये बहुत ही प्रबल ऑक्सीकारक होता है। वो डिपेंड करता है कि अनेक दशाएं मेटल कैसा है या मेटल को ऑक्सीकृत कर देता है, और डिपेंड करता है टेम्परेचर कितना है या अन्य कंडीशन पे, कंसंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि ये कैसा बिहेवियर करेगा। बट सांद्र नाइट्रिक एसिड यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी एक प्रबल ऑक्सीकारक है। और जब ग्लूकोज की इससे क्रिया होती है ग्लूकोज की जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया होती है तो रिएक्ट विद कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एल्डिहाइड समूह के साथ साथ प्राथमिक अल्कोहल समूह आल्सो ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या करता है, यहाँ पर 4 नेसेंट हाइड्रोजन लेकर के कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण 4 ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करके, देखिए क्या करता है, इसको तो COOH में कन्वर्ट ही करता है और यहाँ पे वाटर का 4 ऑक्सीजन से देखिए कितने ऑक्सीजन अभी लगेंगे, आप देखिएगा यहाँ से वाटर का जो मॉलिक्यूल है यहाँ से रिमूव करके इसको OH कर देता है और एक ऑक्सीजन यहाँ दे देता है। इट मीन्स 3 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर दिस ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे दोनों ही फंक्शन CHO चेंज टू COOH किस में चेंज हो गया है, COOH। और आप देख रहे हैं कि ये जो बीच के CHOH हैं सेकेंडरी एल्कोहलिक समूह हैं, ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे हैं, ये ऐसे ही बने हुए हैं CHOH फोर्थ। और लास्ट में ये जो प्राथमिक एल्कोहलिक ग्रुप है ये भी ऑक्सीकृत होकर के COOH में बदल गया। इट मीन्स दैट दोनों ही फंक्शन यहाँ इफेक्ट करते हैं। प्राथमिक एल्कोहलिक समूह आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर, यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाता है और यहाँ पे CHO ऑक्सीजन लेके ऑक्सीडाइज होकर के ये भी एसिड समूह में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी एसिड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और एक नया कंपाउंड, इसका नाम है ग्लूकैरिक एसिड, ग्लूकैरिक अम्ल या सैकरिक अम्ल, ग्लूकैरिक अम्ल या सैकरिक अम्ल कहा जाता है इसे। तो जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल के द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करते हैं तो ग्लूकैरिक अम्ल या सैकरिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। प्राथमिक एल्कोहल फंक्शन और एल्डिहाइड फंक्शन दोनों ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। बच्चों इस प्रकार ये भी ग्लूकोज का कैसा नेचर है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये कैसी शर्करा हो गई, अपचायक शर्करा हो गई। हो गया। चलिए नेक्स्ट फिर बच्चों फिर अगली रिएक्शन ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज जब मैं प्रूव करूंगा मैं, ग्लूकोज में स्ट्रेट चेन है और ग्लूकोज स्ट्रेट चेन नहीं, ऐसा कंपाउंड है भी आप देखेंगे कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो एल्डिहाइड से डिफरेंट ही देता है
और उन क्रियाओं द्वारा ये प्रूव हो जाएगा ग्लूकोज एक साइक्लिक कंपाउंड है, चक्रीय यौगिक है। इसकी पायरेनोज संरचना के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि मेरी आदत है कि आपके कोर्स से अलग हटके भी थोड़ा सा कंपटीशन लेवल भी मैं आपको दूं, तो अगले लेक्चरों में मेरा जब भी मैं लेक्चर लूँगा तो उसमें बताऊंगा कि किस तरह से पायरेनोज संरचना क्या होती है, फ्यूरेनोज संरचनाएं क्या होती हैं, कैसे ग्लूकोज साइक्लाइज स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और हम वहाँ प्रूव करेंगे ग्लूकोज एक वीक एसिड भी है। तो मेरे साथ पीए क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए और लाइक और कमेंट जारी रखिए, और बीच बीच में वीडियो पढ़ते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का प्रयास करिए। और ज़बरदस्त टीम हमारी है ही है, पीए क्लासेस की टीम है, जैसा कि पीके सर भी सतत प्रयासरत रहते हैं कि बच्चों को अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाए, ताकि हमारे बच्चे जो हमसे जुड़े हैं अपने इस कोचिंग के इस चैनल को अन्य जगहों पर प्रचार प्रसार करें, मैक्सिमम बच्चे जुड़ सके। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर मेरा फिर जब आएगा बच्चों तो आपके मध्य शेयर किया जाएगा, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।